आइए देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी एक पर्टिकुलर एटम की अगर बात की जाए तो उस एटम के अंदर सेंटर पे मेरे पास मौजूद है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मेरे पास है इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दिस। नाउ इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एंड these protons and neutrons they cannot be taken out from this nucleus, because nucleus is having a very strong hold on it. उनके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा के बैठा है, एक न्यूक्लियर फोर्स लगा के बैठा है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को तो बड़े आराम से निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का उतना अट्रैक्शन नहीं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उन पे लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। एंड ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, दिस न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नेचर के अंदर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये न्यूक्लियर फोर्स जो है, इस फोर्स की वजह से अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, उनको निकाल पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी पे चार्ज लाने के लिए हम बॉडी पे या तो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर घटा देंगे, या तो हम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा देंगे। या तो हम किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम कर देते हैं, या तो बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा देते हैं। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कर दिया कम अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कर दिया कम, तो ध्यान से देखिए, शुरुआत में दोनों का नंबर बराबर था, इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने ही प्रोटॉन थे। मैंने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कर दिया कम, कम करते ही प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन ज्यादा होते ही बॉडी पर पॉजिटिव आ गया। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा दूंगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की नंबर ज्यादा होने के कारण नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सो ऑन एन ऑब्जेक्ट, if we want to create some charge, that charge can only be created by the transfer of electrons only. That charge can only be created by the transfer of electrons. हम उस चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कर सकते हैं। ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करवाने की वजह से हो सकता है बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। अगर बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो बॉडी पे पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन अगर बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, बॉडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यही चीज डेवलप करती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डेवलप करते हैं बॉडी के अंदर कितना चार्ज आएगा, बॉडी के अंदर कितना चार्ज आएगा। ठीक है। इस चार्ज की मैंने कल आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, और वो छोटा सा फॉर्मूला था दैट चार्ज Q इज इक्वल टू, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस इनटू एन। एन क्या है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बाहर निकाले, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने एक्स्ट्रा दिए। ठीक है। एंड मल्टीप्लाइड बाय द ई। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका जो चार्ज है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है। सिंपल सी चीज है, आपको इस चीज का ध्यान रखना। द नेक्स्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज आपको पढ़नी है, अगली चीज जो आपको पढ़नी है, वो हमारे पास रहेगी कि कैसे हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में दे रखा है दैट 2 into 10 to the power 7 electrons 2 into 10 to the power 7 electrons are taken out from 2 into 10 to the power 7 electrons are taken out from an atom, from a solid structure, calculate the charge on it, calculate the charge on it. देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन अपन को कि एक मेरे पास सॉलिड स्ट्रक्चर था, उस सॉलिड स्ट्रक्चर में से मैंने
कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया? 2 इंटू 10 टू दी पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया है। अब मैं किसी भी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? कौन बता सकता है मुझे? हैंड रेज करके बताइए। हु कैन टेल मी दैट अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूंगा तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? रेज हैंड्स फास्ट। चलिए, बिल्कुल सही, पार्थ ने हमें सही आंसर बताया है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, दैट दी बॉडी विल गेट दी पॉजिटिव चार्ज। और इसका डिस्कशन अपन पहले भी कर चुके हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया बाहर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी होने का मतलब क्या है? प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है तो बॉडी पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है? तो n की वैल्यू तो कितनी देर की? 2 इंटू 10 टू दी पावर 7। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 7 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1.6 बिकम्स 3.2 एंड दिस बिकम्स मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर -19 है प्लस 7 है। द आंसर बिकम्स प्लस 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -12। सही है, -12 कूलम। और ये मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। आपको याद रखना किस तरीके से हमें यहाँ पर चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी एक ऑब्जेक्ट में से अगर हमने इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी, इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट कर दिया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दोगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा दे दोगे, ज्यादा देते ही बॉडी पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फटाफट बताइए ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हैंड रेज करके बताओ फास्ट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर तो अपन ने देखा कि भाई 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -12 आंसर आ गया। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन एंड लेट अस चेक कि भाई यहाँ पर किस किस तरीके के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लेट अस चेक। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कैलकुलेट the number of electrons associated with 1 कूलम चार्ज। हमें ये बताना है कि 1 कूलम चार्ज से एसोसिएटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। 1 कूलम चार्ज से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए हैं, कितने एक बॉडी से मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूं या कितने इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी पे एक्स्ट्रा दूं ताकि उस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज डेवलप हो जाए। ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए बॉडी के क्वेश्चन के अंदर दे रखा है चार्ज कितना लाना है? 1 कूलम। सो मैं वी कैन डायरेक्टली से दैट इन सॉल्यूशन वी कैन राइट चार्ज इज इक्वल टू +1 कूलम। बिल्कुल सही है। हमें बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर। नंबर निकालने के लिए हमें n की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, n की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें पता है e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। हम इसको क्या कर देंगे? Q इज इक्वल टू n इंटू ई वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करता हूं मेरे पास वैल्यू बनती है 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। यहाँ से n की वैल्यू निकल के आती है 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। सॉल्व करेंगे ये बनेगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं एक बॉडी से बाहर निकाल लूं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं एक बॉडी से बाहर निकाल लूं या इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मैं एक बॉडी पे एक्स्ट्रा दे दूं तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? 1 कूलम चार्ज आ जाएगा। और बेटा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या है ये? स्टैंडर्ड रिजल्ट। यू हैव टू लर्न दिस रिजल्ट। आपको याद रखना है इस रिजल्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट, यू हैव टू लर्न इट। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने हैंड रेज करके मुझे आंसर बता दिया, वेरी गुड। बट यू हैव टू लर्न दिस रिजल्ट। 1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी पे लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा? 6.25 into 10 to the power 18 electrons. This many electrons you have to take out from an atom in order to make that atom positively charged. With how much charge? With +1 कूलम चार्ज। अब मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालें ताकि 10 कूलम चार्ज आ जाए,
1 कूलम चार्ज लाने में इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 कूलम चार्ज लाने में कितने चाहिए होंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। 100 कूलम चार्ज लाने में कितने चाहिए होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। इसलिए हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली याद कर लेते हैं। 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। फटाफट बताइए हैंड रेज करके। बहुत बढ़िया। चलिए एक और चीज देखते हैं इसके अंदर। क्या एक और चीज देखेंगे, लेट अस टॉक। इधर मैं ये वाला क्वेश्चन हटाता हूँ और इसकी जगह एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो। द कॉन्सेप्ट इज टेलिंग अस दैट कि मेरे पास एक एटम है, उस एटम में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालूंगा, तो देखो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 निकाला, 3 निकाले, 10 निकाल लिए, हो सकता है 20 निकाले हो। लेकिन कभी ऐसा थोड़ी ना होगा मैंने 0.5 इलेक्ट्रॉन निकाल ली, मैंने 1.3 इलेक्ट्रॉन निकाल ली। ठीक है, 0.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, आधा इलेक्ट्रॉन। कभी पॉसिबल थोड़ी ना है कि मैंने आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के आधा तो रख दिया एटम में, आधा बाहर निकाल दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली 1.3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन तो पूरा निकाल लिया और 0.3 इलेक्ट्रॉन तोड़ के निकाल लिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा तो पूरा आएगा और जाएगा तो पूरा जाएगा। सही है। इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जिसको बाहर निकाला उसका नंबर 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है। सही है। लेकिन कभी भी इसका नंबर आपको फ्रैक्शंस में नहीं दिखेगा। नेवर इन अ फ्रैक्शन वैल्यू, ऑलवेज दिस वैल्यू विल एग्जिस्ट इन इंटीजर फॉर्म। तो ये जो n की वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑलवेज इज एन इंटीजर, ये हमेशा एक इंटीजर होती है। कल किसी ने मेरे से डाउट भी पूछा था कि सर ये इंटीजर क्यों होती है, तो आप इसका ये सोचिए ना, इलेक्ट्रॉन को कभी आधा थोड़ी ना तोड़ पाएंगे, तोड़ के थोड़ी ना बाहर निकालेंगे। सही है। यू हैव टू ऑलवेज टेक आउट इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। 1 निकालोगे, 2 निकालोगे, 10 निकालोगे, 1 करोड़ निकालोगे। ठीक है, कभी ऐसे थोड़ा ना 1.5 इलेक्ट्रॉन तोड़ के बाहर निकाल लिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमेशा इसकी वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगी, इंटीजर्स में। सो एन रेंजेस फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू यहां से लेके इंफिनिटी तक पूरा रेंज करती है। एन की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक पूरा रेंज करती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम एन की वैल्यू को कभी नेगेटिव नहीं लेते और हम एन की वैल्यू को कभी फ्रैक्शन नहीं लेते, इट इज ओनली एन इंटीजर वैल्यू। इस पे बेस्ड एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, इस पे बेस्ड एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, उस फेमस क्वेश्चन के बारे में भी अपन बात करेंगे, ध्यान से देखिए। वो फेमस क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन आपको कह देगा, क्वेश्चन आपको कह देगा कि आपके पास एक चार्ज है। ठीक है, चार्ज कैसा है, तो क्वेश्चन आपको देगा चार्ज प्लस 3.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 कूलम। ये आपको चार्ज प्रोवाइड कर दिया क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन ने इतना चार्ज दे दिया, आपसे पूछा -18 नहीं लेते, -19 ले लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये चार्ज इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, Q इज इक्वल टू दिस विल एग्जिस्ट और नॉट। क्या ये एग्जिस्ट करेगा या ये नहीं करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए बेटा, एग्जिस्ट करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बाहर निकाले हैं या कितने दिए हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करने के लिए बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला गया होगा। अब आप ये वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट कर लो। अगर वो नंबर इंटीजर आता है, क्या आता है, इंटीजर। अगर वो नंबर इंटीजर आता है दैट मींस तो आपका वो चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। और अगर वो नंबर इंटीजर नहीं आता तो वो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कभी 0.5 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना बाहर निकाल पाएंगे, कभी 3.2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, कभी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होता है, हमेशा किसमें होता है, इंटीजर्स के फॉर्म में बाहर आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपको चेक करने को दे दिया कि चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, आप क्या करोगे, आप जो फॉर्मूला आपके पास दे रखा है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, इसमें Q की जगह ये पुट करो, आंसर आएगा ये देखो 3.8 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये यहाँ रख दिया। बराबर किसकी तरह, n तो आपको निकालना है। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, n इज इक्वल टू 3.8 डिवाइडेड बाय 1.6। ये पॉइंट से पॉइंट हटा, ये कैंसिल होगा, देखो क्या बनेगा 19, ये कैंसिल होगा, बनेगा मेरे पास 8।
ठीक है, आंसर आया 19/8। देखो क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, मतलब डेसिमल में आएगा आंसर। अगर डेसिमल में आंसर आता है तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी भी n की वैल्यू डेसिमल नहीं हो सकती, हमेशा कौन सी वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। हमेशा कौन सी वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू, डेसिमल में कभी नहीं होगा। अगर डेसिमल में आंसर आ गया दैट मीन्स ये चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट, ये चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दिस चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा तरीका है। अगर कभी भी आपको कोई भी चार्ज दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर पहले चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले Q इजिकल टू एन इंटू ई वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू इंटीजर आ गई तो सर ये बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये फ्रैक्शन आ गई तो नहीं करेगा। मैं पूछूंगा ऐसा क्यों होता है, आप बोलोगे सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पूरा बाहर आएगा या पूरा दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा इलेक्ट्रॉन को आधा काट के दे दिया और आधा बाहर रख लिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, इंटीजर रहती है। फटाफट बताइए सभी बच्चे, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं, हैंड रेज करके। चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, Q इज इक्वल टू प्लस 1.33 इंटू 10⁻⁻18 कुलाम। बताओ ये चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, बताओ ये चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, कौन बता सकता है। वही सेम तरीका है बेटा, चेक करो n की वैल्यू इंटीजर आ रही है कि फ्रैक्शन आ रही है। अगर इंटीजर वैल्यू आ गई तो ये एग्जिस्ट करेगा, और अगर फ्रैक्शन आ गई तो नहीं करेगा। फटाफट बताइए कौन बता सकता है, यस रेजांस। यस बेटा यस, फास्ट। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर्स बच्चों ने दे दिए हैं अपन को। क्या आंसर दिया भाई, आपको कुछ नहीं करना, Q की जगह पे चार्ज को पुट करो, E की जगह पे चार्ज की वैल्यू पुट करो जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। पुट करते ही n की वैल्यू आ जाती है 133/16, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है जिसका आंसर आगे डेसिमल में आएगा। आगे डेसिमल में आने के कारण हम बोलेंगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर चार्ज है ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए वैल्यू किसमें होनी चाहिए, इंटीजर में। और जैसा कि अभी बात की कौन से इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया बात। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन एंड आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस ओनली। ठीक है, बताओ, कैलकुलेट द चार्ज associated with 6.022 into 10⁻23 electrons. यस, मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मेरे पास क्वेश्चन दे दिया। फटाफट कौन मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया निष्ठा ने। देखिए हमारे पास आंसर क्या है, जब मैं 10⁻4 यहाँ पर देखूंगा तो पॉइंट हटाया, नीचे 4 जीरो आ गए, 4 जीरो आ गए, तो 10⁻4 से 10⁻4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 96352 कूलाम। ठीक है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कहा जाता है 96,400 कुलाम। क्या कहा जाता है, 96,400। हमने क्या कर दिया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट हंड्रेड में राउंड आउट कर दिया, यहाँ 352 था, इसको 400 में राउंड ऑफ कर दिया। अब देखिए इस पर्टिकुलर चार्ज को, देखिए 6.022, अगर किसी ने केमिस्ट्री में अच्छे से ध्यान दिया हो तो केमिस्ट्री के अंदर आपका पहला ही जो चैप्टर होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, वो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने को बताता है। हु कैन टेल मी कि मोल क्या होता है, कितने बच्चों को क्लास में पता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल। एक बार हैंड रेज करके बताएंगे सभी, कितने बच्चों ने पढ़ रखा है। चलो आंसर मत बताना मुझे, मोल के बारे में कितने बच्चों ने पढ़ रखा है ये बता दो हैंड रेज करके।
पढ़ रखा है, मुझे आंसर नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू आस्क कि कितने बच्चों ने क्लास के अंदर 1 मोल के बारे में पढ़ रखा है, बस मुझे तो ये बता दो, मुझे तो आंसर नहीं चाहिए, कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा मैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ रखा है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ रखा है, ठीक है, कभी काफी सारे बच्चों ने हाथ रेज किया है। दैट मीन्स 1 मोल की बात अगर करी जाए तो 1 मोल का फॉर्मूला होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास, किसी भी मॉलिक्यूल का गिवन मास क्या है, उसको डिवाइड कर दो उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो आपको 1 मोल मिल जाता था, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। एक मोल के अंदर कितने एटम होते थे, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते थे। किसके बराबर? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और यही एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसी को ही अपन एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो बेटा एक मोल इलेक्ट्रॉन, कितने मोल? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास हो तो उनका चार्ज कितना होता है? 96,400। कितना होता है बेटा? 96,400 गुलाम। और इसी को हम कहते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1 फेराडे। क्या होती है? 1 फेराडे। and 1 Faraday is equal to 96,400 coulomb. 1 Faraday is equal to 96,400 coulomb। और इसी को हम बोलते हैं चार्ज एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा? तो होगा 96,400 इलेक्ट्रॉन कुलाम जितना। और इसी को हम कहते हैं 1 फेराडे। और यही होती है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। दोबारा देखिए क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में बोला कि चार्ज बताओ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। हमने क्या किया? चार्ज की वैल्यू को निकालने के लिए एन की जगह पे ये रख दिया, और ई की जगह हमें पता है क्या होता है? ई की जगह हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, जैसे पुट किया मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाता है 96352। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? राउंड ऑफ। आंसर आया 96,400। 96,400 गुलाम। इसी को आगे जाके क्या कहा गया? तो इसी को आगे जाके 1 फेराडे कहा गया। 1 फेराडे क्या होता है? तो 1 फेराडे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है, ये भी एक यूनिट ऑफ चार्ज है। किसके बराबर है? 96,400 गुलाम के बराबर। कोई आपसे पूछे 1 फेराडे होता क्या है, आपका आंसर होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर जितना चार्ज होता है उसी को क्या कहते हैं? 1 फेराडे कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? 1 फेराडे कहते हैं। तो आप लोग एक बार फटाफट